जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग लाइव आ जाएं और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। एमपी टेट सीटीईटी वाले जो भी हमारे साथी हैं जिनमें एग्जाम में पर्यावरण पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो सभी लोग लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, सभी को शेयर करना है। और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, है ना। ये हमारी जो पर्यावरण की सीरीज चल रही है, इसी में आज हम निरंतर आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक अवश्य करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से उनको अवश्य जुड़ना है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात आती है कि भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है, भूकंप की जो तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तथा रिक्टर पैमाना सीस्मोग्राफ यंत्र में लगा होता है। तब आपको याद रख लेना है, आपसे पूछा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तब आपका उत्तर होगा सीस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल्दी से फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर बताना है, रिक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता नापी जाती है। जल्दी से बताना है, ज्वालामुखी, सुनामी, भूकंप या फिर चक्रवात। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को उत्तर बताना है। सनी जी, हेमा जी, ज्योति जी, सभी का आंसर आना चाहिए। रिक्टर पैमाने से खालिस्तान की तीव्रता मापी जाती है, तब आपका जो आंसर हो जाता है, अधिकांश लोगों ने बताया है, क्या बताया है? बी। बहुत बढ़िया। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, इसके लिए सीस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाने में 0 से 9 तक के अंक अंकित रहते हैं, तथा बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप दर्शाता है। एक क्वेश्चन कई बार, हजारों बार पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता नापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, तो वो यंत्र है सीस्मोग्राफ। ठीक है, और ये रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, तो ये चीज भी सभी को याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, सुनामी का कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर सभी को बताना है। सुनामी का कारण क्या है? एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर या फिर समुद्र तल में भूकंप। तब उत्तर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए, सुनामी आती क्यों है? जल्दी से बताना है इसका कारण क्या है। तो सभी लोगों को आंसर, जो 76 का आंसर आ रहा है वो आ रहा है डी, यानी कि समुद्र तल में जब भूकंप आता है तो क्या आती है? सुनामी आती है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है, जो सुनामी है वो समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। सुनामी जो है ये जापानी भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ है तट पर आती हुई आने वाली लहरें। समुद्र तल में उत्पन्न भूकंप के कारण समुद्र का जल बड़ी मात्रा में तट की ओर आने लगता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। तब आपको उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 77 का। सभी लोग बताएंगे कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। जल्दी से बताओ, भूकंप, सुनामी, शॉर्ट सर्किट से लगी आग या फिर चक्रवात। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तब आप सभी ने जो उत्तर बताया है, एम टी मोनिटर, बहुत सारे लोगों ने बताया, सुरेश जी, तो उत्तर होगा शॉर्ट सर्किट से लगी आग, इसका सही हो जाएगा। प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तब आपको बताना है भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, तो क्या करता है? प्रश्न क्रमांक 78 का आंसर सभी को बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, क्या करता है? 78 का फटाफट से सभी लोगों को उत्तर बताना है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ या पॉलीग्राफ। तब आपका उत्तर होगा, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, तो वो करता है सीस्मोग्राफ, है ना। भूकंप की तरंगों को सीस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को सीस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है, सभी लोगों को याद रख लेना है कि इस स्केल पर 2.0, 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ होता है शक्तिशाली भूकंप। ठीक है, तो भूकंप के बारे में भी आपको तीव्रता पता चल गई, उसका माप पता चल गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? पृथ्वी की परत की भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की परत की जो भीतर की हलचल का होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा। ठीक है, भूकंप विज्ञान में भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन अध्ययन किया जाता है। ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। सुनामी नाम किसे दिया गया है? जल्दी से उत्तर बताना है। भूकंप को, ज्वारीय तरंग को, चक्रवात या समुद्र के नीचे की तरंग को। तब आपका सी का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है सुनामी नाम किसे दिया गया है। तब सभी का जो आंसर आया है वो आया है क्या? सभी ने बताया है डी, समुद्र के नीचे की तरंगें जो होती हैं उन्हें नाम दिया गया है ज्वारीय, ये सुनामी।
ठीक है। और सुनामी ये जापानी शब्द है, ये चीज भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है तो बताना है कौन सा है, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है वो कौन सा मंडल है, जल्दी से उत्तर बताना है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वायुमंडल का सबसे नीचे का जो स्तर है, नीचे का जो तल है उसे क्या कहा जाता है, तब सभी लोगों का उत्तर आता है क्षोभ मंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है दोस्तों, मौसम संबंधी सारी घटनाएं जो घटित होती हैं, जो हमें पता चलती हैं, कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। आपसे एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आप सभी के लिए अनुभव होगा कि मौसम संबंधी जो सारी घटनाएं घटित होती हैं वो कहां होती हैं, क्षोभ मंडल में, याद रख लेना। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 अंश सेंटीग्रेड की दर घटता है। तो आपको बताना है कि जो वायुमंडल है, कौन से मंडल में, कौन से स्तर में वायुयान उड़ाई जाती है, तब आपको बताना है। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, तब सभी का आंसर क्या होता है, सभी लोगों ने बताया है कौन सी परत रोकती है, जल्दी से उत्तर बताना है। तब उत्तर होगा दोस्तों समताप मंडल, समताप मंडल इसका सही होगा। समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। देखो कितना प्यारा सवाल यहां से आपका बनेगा, है ना। आपको पता हो गया कि जो समताप मंडल है इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और देखो क्वेश्चन ओजोन परत ना पूछकर आपसे पूछ लिया गया कौन सा मंडल, तब आपको पता होता कि समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है, तब आप उत्तर सही लगाते। तो सभी को पता हो गया कि समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है और यह सूर्य की किरणों को, जो है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको बताना है, जब तक मैं और भी चीजें आपको पढ़ता हूं, कि यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की जो खोज की थी वो 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। याद रख लेना ओजोन परत के बारे में। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, ये चीज भी याद रख लेनी है। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है, सभी को बताना है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, तब सभी का आंसर जो आ जाता है वो क्या आता है, वायुदाब मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है क्या, बैरोमीटर। बैरोमीटर यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये वायुदाब मापने वाला यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है। 84 का आंसर सभी को बताना है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है, तब आपका उत्तर फटाक से आना चाहिए। ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, या फिर आर्गन एवं ओजोन। तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया, वायुमंडल में 99% जो भाग होता है वो दो गैसों में होता है, दो मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसका सही उत्तर होगा। यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा, ठीक है। 78% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है, 21% जो होती है वो होती है ऑक्सीजन। इस प्रकार से 99% टोटल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो जल्दी से उत्तर बताना है। हमने पढ़ा था समताप मंडल, और समताप मंडल को क्या कहा जाता है, तो सभी को बताना है। 85 का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से उत्तर लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आएगा कि समताप मंडल को क्या कहा जाता है। और देखो यहां पर कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तब आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। याद रख लेना, सभी लोगों को याद रखना है दोस्तों। ओजोन परत का विस्तार समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो आपको ये दो क्लियर यहां से होते हैं कि जो समताप मंडल है
यही इसके जो है निचले हिस्से में ओजोन परत पाई जाती है, सभी को याद रख लेना। और इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखना है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो कहां पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर प्रकाश मंडल। सभी लोगों को आंसर जल्दी से बताना है और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक, वास्तव में ज्ञानवर्धक हो रहा, आपके लायक हो रहा है, आपके पेपर के लिए तैयारी आपकी अच्छी हो रही है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। निरंतर आपकी क्लासें चलेंगी। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही होगा, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश प्राप्त किए जा सकते हैं, उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। तब हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, आपसे अगर पूछा जाए कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितने % होता है, तब हमने पढ़ा था कि 10% होता है। अगर पेड़ उत्पादक हैं और उत्पादक के बाद प्रथम उपभोक्ता जब इनसे ऊर्जा प्राप्त करता है तब उनको 10% ऊर्जा ही मिलती है। तो जैसे ही मतलब जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है मात्र 10% होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है तो कितनी होती है? सभी लोगों का आंसर आ गया है, कितना आ गया है? 78.09 होती है, मतलब 78% जिसे कि हम बोल देते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, जहां पर मौसम संबंधी क्या होती हैं? घटनाएं घटित होती हैं। तो उत्तर बताना है। सभी को पता है, अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि वायुयान कहां उड़ान भरता है, तो आपका उत्तर होगा आयन मंडल में। सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो आपका उत्तर होगा क्षोभ मंडल, है ना। और मौसम संबंधी घटनाएं कहां घटित होती हैं, तो वो घटित होती है क्षोभ मंडल में। सभी लोगों को याद रख लेना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसमी संबंधी सारी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, सर्वाधिक जो आंधी तूफान है वो यहीं पर होते हैं। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा नहीं होती है। तो याद रख लेना। तो वायु का यान कहां उड़ाई जाती है, तो आयन मंडल में उड़ाई जाती है। याद रख लेना। वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है, तो सभी लोगों को फिर से पता है कि जो वायुमंडल की समताप मंडल है वो पृथ्वी की परत को जो है आने से रोकता है, सभी को पता है। प्रश्न जो है लगभग आपका डबल हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में अधिक है, तो सभी को पता है कि जो डी है यानी कि नाइट्रोजन है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे के क्वेश्चन देते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं डबल जरूर हुए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल निम्न में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है, तो सबसे कम हमें बताना है। तो सबसे कम किसका है, जल्दी से बताओ। सबसे अधिक देख लिया कि नाइट्रोजन का है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 99% इनका जो है अधिकार है वायुमंडल में। अब सबसे कम कौन सा है, तब आपको उत्तर बताना है। प्रश्न जल्दी से बताओ, उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे फटाफट से। आपका जो उत्तर हो जाएगा 92 का, वो होगा ए। सबसे कम मात्रा में है तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें अधिकतम से न्यूनतम मात्रा में क्रमशः नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आदि गैसें शामिल होती हैं। इन गैसों के अतिरिक्त लियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसों भी पाई जाती हैं। सभी को पता है ना। सभी लोग लिख लेना, याद कर लेना। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस संस्तर में होते हैं, तो जल्दी से बताना है। जलवायु और मौसम संबंधी हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो जलवायु और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कौन से में होती हैं, तब सभी का उत्तर आता है डी, यानी कि क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत मानी जाती है। ठीक है, सभी लोगों ने पढ़ लिया है। समताप मंडल जो है, समताप मंडल ओजोन मंडल इसे कहा जाता है। और समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत की होती है, तब आपका उत्तर होता है समताप मंडल में। ठीक है, और समताप मंडल जो है इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को। ठीक है, जिसके निचली परत में जो है ओजोन गैसों का वो होता है। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है, गर्म परत हमें बताना है वातावरण की। थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर। तो 95 का उत्तर हमें बताना है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे
जल्दी जल्दी से बताएंगे। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भी ऐसा फैक्ट नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, सारे के सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा तब आपका उत्तर क्या हो जाता है। तो 95 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताएंगे वातावरण की सबसे जो निचली परत होती है वो कौन सी होती है। तब आपका जो उत्तर हो जाता है दोस्तों वो होता है ए, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही है। थर्मोस्फीयर सबसे गर्म परत मानी जाती है, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, अगला हमारा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ते। वातावरण की सबसे गर्म परत थर्मोस्फीयर है, पृथ्वी से लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मध्य मंडल है ना, मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित इस मंडल में ताप में तेजी से वृद्धि होती है। तापमंडल पुनः दो उपमंडलों आयन मंडल तथा आयतन मंडल में विभाजित किया जाता है। आयन मंडल तापमंडल का निचला हिस्सा है जिसमें आयन होते हैं। इन्हीं आयनों के कारण रेडियो तरंगें भूपृष्ठ पर परावर्तित होती हैं। एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जो रेडियो तरंगें होती हैं ये भूपृष्ठ पर परावर्तित होती हैं तो कौन से मंडल से होती है? आयन मंडल से होती है। याद रख लेना, जिसके कारण ही संचार को संभव हो पाया है। तापमंडल का ऊपरी भाग, आयतन मंडल की कोई सीमा नहीं है, इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है 96 का उत्तर हमें बताना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, सभी को उत्तर बताना। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं? जल्दी से उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। टिंकू जी, जितेंद्र जी, आरती जी, रीना जी, सभी का आंसर आने चाहिए। संजय जी, प्रिया जी, पुष्पेंद्र जी, पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं? तब आपका उत्तर क्या होगा? तब आपका उत्तर होगा दोस्तों डी, यानी कि आयन मंडल से जो है वापस लौट आती हैं। तो डी इसका सही होगा, है ना। वायुमंडल के आयन मंडल परत की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर के मध्य है, जिसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित तो होती हैं। सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना है इस प्रश्न को। ठीक है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरती है उसे क्या कहते हैं? सभी ने उत्तर बताया। 97 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तब उसे क्या कहा जाता है? तब उत्तर हो जाता है बी, यानी कि वर्षा। और ये एमपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न भी है। जल चक्र के अनुसार पृथ्वी के जलीय क्षेत्र से जल तथा जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है तथा निम्न ताप के कारण पुनः संघनित होती है और जो है वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। 98 का उत्तर हमें बताना है। वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है? तो फटाफट से बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया जो प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा कहां पर होती है सर्वाधिक वर्षा। सभी लोगों ने उत्तर बताया कि सर मेघालय में होती है और मेघालय के मौसिन राम में होती है। सभी लोगों को याद रख लेना है ना। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उत्तर बता रहे हैं। और मेघालय में जो ये वर्षा होती है, अब हमें बताना है, क्या बताना है? निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ना। तो जल्दी से बताओ कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, अरब सागर, काला सागर या फिर भूमध्य सागर? तो जल्दी से बताना है। 99 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर फटाफट से आना चाहिए दोस्तों। तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है क्या? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा। भूमध्य सागर जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल शांत बहुत सही आंसर बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मृत सागर क्या है? मृत सागर बताना है क्या है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है? तब आपका उत्तर होता है दोस्तों मृत सागर समूह तल से जो है बी नंबर का होता है। ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से सबसे ज्यादा नमकीन है। तो याद रख लेना, मृत सागर समूह तल से 400 मीटर नीचे इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे निचला बिंदु क्या है, तब आपका उत्तर होगा मृत सागर, है ना। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए इसमें कोई मछली जीवित नहीं बचती। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में
20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज़्यादा आयोडीन इसमें होता है। महासागर में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जल्दी से प्रश्न क्रमांक 101 का उत्तर सभी को बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। 101 का सभी लोगों ने उत्तर बताया है डी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बहुत बढ़िया, डी नंबर का इसका सही हो जाएगा। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है 71% भूतल का जो ढका हुआ है तो किससे, है ना, जल्दी बताओ। 71% भूतल, पृथ्वी का जो तल है वो ढका हुआ है तो किससे ढका हुआ है? सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। 102 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब आप सभी ने जो उत्तर बताया है कि वो 71% जो है वो जल से ढका हुआ है ना, सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन है महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग 3/4 है या फिर 1/2 है या फिर 103 का आपको उत्तर बताना है। दो में से ही बता दो। महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया हुआ है तो कितना किया हुआ है? 300, 103 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 3/4, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है जिसमें सागर, नदियां, महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है ना, सभी लोगों को याद रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व के प्रमुख गर्त हैं तो कौन से हैं? जल्दी से बताना है। उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो यहां पर देखो एक फैक्ट दिया है कि जलमंडल जो स्थित है वो 3/4 में है, लेकिन महासागर जो है वो 2/3 में है। ये चीज याद रखनी है, 2/3 में। ठीक है, मतलब हमारा उत्तर 2/3 होगा सही। ठीक है, हाँ सभी लोग लिखेंगे। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख गर्त। देखो मेरियाना गर्त कहां पर है? प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा इसकी गहराई है 11,034, है ना। टोंगा मध्य प्रशांत महासागर में, पोर्टो रिको अटलांटिक महासागर में, सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में और डायमेंटिना हिंद महासागर में है। तो ये भी आपसे पूछे जाएंगे। जलमंडल तो हमारे सिलेबस में हो गई। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? सभी लोग बताएंगे। 104 का उत्तर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग पीने योग्य है? तब आपका कितना, समुद्र का बताना है, समुद्र का। तब उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 0.65% जो है ये पीने योग्य पानी होता है ना, समुद्र का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? 105 का उत्तर बताओ। कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बी, यानी कि हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम तथा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। और हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा जो है क्या है, महासागर माना जाता है। इसकी औसत जो गहराई है 3,741 है, तो याद रख लेना है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? जल्दी से बताना। 106 का उत्तर सभी को बताना है। विश्व की सबसे गहरी जो समुद्री खाई है वो कौन सी है? सीन खाई, अरब खाई, मेरीना खाई या फिर सिज्म खाई? तब आपका उत्तर होगा, उत्तर हो जाएगा क्या होगा? बी, मरीना खाई जो है वो सबसे ज्यादा गहरी मानी जाती है ना। पश्चिमी किनारों पर जो है मेरियाना गर्त इसे भी कहा जाता है। ठीक है, खाई विश्व की सबसे गहरी खाई मानी जाती है, याद रख लेना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोगों ने लाइक कर दिया है कि नहीं किया है? सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, जहां पर आपको पूरी की पूरी PDF सेंड की जाती हैं। तब आपका अगला जो प्रश्न आता है, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? जल्दी से बताना है। उत्तर क्या होगा? 107 का उत्तर बताना है। तब उत्तर क्या होगा? सबसे बड़े और सबसे गहरे जो महासागर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? बी, यानी कि प्रशांत महासागर। बी नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर सही होगा। अगला क्वेश्चन है गर्म एवं ठंडी जलधाराएं किसके कारण चलती हैं? जल्दी से बताओ किसके कारण? प्रचलित हवाओं के, पृथ्वी के घूर्णन के, समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन या सभी विकल्प सही है? तो 108 का सभी लोगों को उत्तर बताना है। जल्दी से उत्तर बताओ क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ। टेलीग्राम IAS स्टडी ट्रिक नाम से है, तो सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सभी लोगों को क्या करना है? जुड़ जाना है ना। IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है। तब आपका उत्तर होगा डी,
यानी कि सही विकल्प इसके सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को याद रख लेना है। महासागरीय धाराएं समुद्र में निश्चित दिशा में गतिशील विशाल जल राशियां हैं। इन जल धाराओं की उत्पत्ति निम्नलिखित कारण से होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति, वायुदाब, पवन, बाष्पीकरण, घनत्व, प्रवणता इनके कारण होती है। अब आपका एक फैक्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एक जो आपका तथ्य है वो कृषि से संबंधित भी आपका एक पॉइंट है उसमें, है ना, एक पॉइंट है कृषि से संबंधित, तो उसको भी आपको करना है और सभी लोगों को याद रख लेना है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। झूम खेती होती है तो कहाँ पर होती है? झूमिंग खेती होती है बिहार में। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? पेड़ों की कतारों के बीच में फसलों के उगाने को क्या कहते हैं? 110 का उत्तर क्या होगा, है ना, सामाजिक वानिकी, झूम, तोंग्या, कृषि वानिकी, तो इसका उत्तर होगा तोंग्या प्रणाली। कृषि वाला एक फैक्ट है आपके पर्यावरण में, कृषि भी आपको पढ़नी है। तो पेड़ों की कतारों के बीच में जो फसलें उगाने को कहते हैं तो तोंग्या प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, तोंग्या प्रणाली याद रख लेना है। तोंग्या प्रणाली। झूम खेती होती है तो कहाँ पर होती है? झूम खेती 111 का उत्तर हमें बताना है, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? मेघालय में होती है झूमिंग खेती, है ना। सी नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर। मेघालय, जहाँ पर मौसम राम है, वर्षा भी यहीं पर होती है, यहाँ पर झूमिंग खेती होती है। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर पाई जाती है। अस्थायी कृषि पद्धति होती है झूमिंग, है ना, जिनमें मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि इन राज्यों में जो है झूमिंग खेती पाई जाती है। तो सभी को याद रखने हैं, झूमिंग खेती के बारे में सभी लोग जानते हैं। भारत की प्रमुख स्थानांतरणीय कृषि प्रणालियां, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो झूम खेती कहाँ पर? असम में होती है, पोनम केरल में होती है। देखो कृषि से संबंधित आपने फैक्ट देखा है कि नहीं देखा? पर्यावरण का जो आपने सिलेबस देखा कि नहीं देखा? वो क्या है? कृषि से संबंधित आपका पर्यावरण में एक टॉपिक है, तब आपको ये फैक्ट आपको पढ़ना जरूरी है। झूम असम में झूमिंग खेती, पूनम केरल में, पोदू आंध्र प्रदेश में होती है, बेबार उड़ीसा में, है ना, बेबार उड़ीसा में। और जो बेबार आया तो बार क्या होते हैं? उड़ते हैं अपने सिर के बार, तो उड़ीसा। मसान ये मध्य प्रदेश में होती है, मसान कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश। पेड़ा मध्य प्रदेश में, बीरा मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये मध्य प्रदेश की जितनी भी है इनको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मसान, पेड़ा, बीरा और दहिया ये मध्य प्रदेश में होती हैं। ठीक है, ये खेती का जो प्रचलन है वो मध्य प्रदेश में है। खील हिमाचल प्रदेश में, कुमारी पश्चिम घाट में और बालरा राजस्थान में। तो मसान, पेड़ा, बीरा, दहिया ये मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख स्थानांतरणशील कृषि प्रणालियां मानी जाती हैं। तो सभी को याद रख लेना, ये जो कृषि प्रणालियां हैं, कृषि प्रणालियां आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट भी मानी जाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट में जल्दी से बताएंगे। पुष्पेंद्र जी, सुरेश जी, मोनिता जी, मंगल जी, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी हैं वो आप तक, बिल्कुल आपका ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं होगा जो आप तक पहुंचे नहीं, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे वो आपका कोई भी हो। ठीक है, सोहन सोनी जी, टेलीग्राम का नाम है IAS स्टडी ट्रिक, IAS स्टडी ट्रिक, उससे आपको जुड़ना है। हर फैक्ट से हम रूबरू होंगे, हर फैक्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस जो पुस्तक का नाम है ये यूथ कंपटीशन की पुस्तक है, MP टेट की कंबाइन रूप से भी आ रही है, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स, है ना, इसको भी खरीद सकते हैं। सभी लोगों को जो चैनल का नाम है अपना टेलीग्राम चैनल का, उसका नाम है IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, हाँ, गिरिराज जी, सनी जी, सौरभ जी, राधा किशन जी, सौरभ जी, एक बात और साथियों कि आप लोगों के लिए देखो मैंने पूरी पर्यावरण की जितनों भी अपनी पर्यावरण हैं उस पर्यावरण से संबंधित अधिकांश वीडियो डाले हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनाई है। आप भी अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना लो। आपको पर्यावरण पढ़ना है तो क्रमबद्ध रूप से अपनी चैनल पर प्लेलिस्ट बना लो पर्यावरण की। वो वीडियो उठा के पर्यावरण में आप एक यूट्यूब पर वीडियो देखो सबसे पहले कि प्लेलिस्ट कैसे बनाए। ठीक है, वो देखो। उसके बाद जो भी आपको टॉपिक अपना अच्छा लगता है, जो आपके लिए उपयोगी है, वो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाओ सबसे पहले, ताकि क्या हो, आपको कहीं पर भी ढूंढना ना पड़े। नहीं तो आप एक जो वीडियो है यहां ढूंढ रहे, फिर वहां ढूंढ रहे, दूसरा मिल नहीं रहा, तीसरा नहीं मिल रहा, टॉपिक वाइज नहीं मिल रहा, तो आप अपने चैनल पर अभी से जो है वो लगाना शुरू कर दो। आप अपना जो है प्लेलिस्ट बनाना शुरू कर दो, पूरे के पूरे वीडियो आप रख लो व्यवस्थित, ताकि आपको परीक्षा के टाइम ज़्यादा दिक्कत ना हो और पूरा का पूरा जो रिवीजन है आपका हो जाए। और इस चैनल के माध्यम से आपका कोई भी टॉपिक है वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा,
ठीक है, राधा किशन जी, शैलेंद्र जी, अंजलि जी, सारे के सारे टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो। ठीक है, बस एक चीज है कि इंग्लिश और मैथ्स इस पर नहीं होगी, तो आपको इंग्लिश मैथ्स जो भी आपको लगे वो सभी लोग पढ़ेंगे, जहां भी लगे पढ़ लेना। ठीक है, आपको संस्कृत का वो चीज बताई जाएगी जो एग्जाम में पूछी जाएगी, है ना। संस्कृत का एक बार जो वर्ग 2 का पेपर हुआ था वो जाकर के देखो, संस्कृत में क्या पूछा गया है वो सभी लोग जाकर के देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण लगता है वो मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा। ठीक है, चाहे वो पेडागोजी हो, और पेडागोजी की क्लास अपनी रोज 2:30 बजे लगती है। गणित की पेडागोजी चल रही है, गणित की पेडागोजी को हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद जो है निरंतर आपके जो वीडियो हैं, अभी हाल ही में जस्ट बाद में बाल विकास का विस्तृत वाला वीडियो डालने वाला हूं, विस्तृत वीडियो आप तक पहुंचेगा। ठीक है, 10-15 मिनट के अंतर से बाल विकास का विस्तृत वीडियो आएगा, जिसका पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 मैंने कल डाला था, पार्ट 2 आज डाल रहा हूं, तो वो देख लेना जिसको भी देखना हो। ठीक है, राधा किशन जी, बिल्कुल रीट में भी वही पूछे जाते हैं, वही लेवल रीट का रहता है, वही सीटीईटी का, और वही वर्ग 3 का रहेगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की इसमें बात नहीं है। ठीक है, संस्कृत बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एक बार थोड़ा सा आप अध्ययन तो करो। सौरभ जी, वर्ग 2 का पेपर देखो, उसमें पूछा क्या गया है, इसमें प्रत्यय पूछे जाते हैं, उसमें लकार पूछे जाते हैं, उसमें विभक्तियां पूछी जाती हैं, वो चीज अपन को पढ़ना है, अलग से उसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है। मैं प्रत्यय को आपको याद करवाऊंगा, प्रत्यय संस्कृत के बहुत कठिन होते हैं, जब आप पूरा विस्तृत पढ़ेंगे जब आपको प्रत्यय समझ में आएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से कि प्रत्यय को कैसे पढ़ना है, संस्कृत के लकारों को कैसे याद करना है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को करवाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और सेकंड भाषा और फर्स्ट भाषा जो हिंदी है, उसमें तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वर्ग 2 में लोगों ने 30 में से 30 नंबर अपने जो है प्राप्त किए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सारे के सारे वीडियो थोड़ा सा आप देखें, अध्ययन करें, विस्तृत रूप से अध्ययन करें। अभी आपका अध्ययन करने का समय है, विस्तृत रूप से सारे के सारे टॉपिक को सिलेबस वाइज जो है करना है। और यूथ कंपटीशन की अगर आप लोग ले सको, यूथ कंपटीशन की बुक है, बढ़िया बुक है, आप लोग ले सकते हो, है ना। और क्या है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, मुझे ये बुक अच्छी लगी कि जब एक प्रश्न हम पढ़ते हैं और उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से जब पता चलता है, तब हमें वो पॉइंट याद हो जाता है, वो प्रश्न याद हो जाता है उसके बारे में जब हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हमने लगा लिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन लगाते जाए, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते जो समझ में भी नहीं आते, तो वो कैसे याद होंगे। हमें जानना होता है कि ये है क्या चीज। ठीक है, तो याद रख लेना है। राम प्रकाश जी, क्लास आज की ओवर हो चुकी है ना। बिल्कुल हर जगह मिल जाएगी ये पुस्तक, आप जाके देखो, बढ़िया बुक है, देख लेना पहले। और इसी तरह से तो अध्ययन अपना चल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, रोज आपकी क्लास उसी समय होगी। ठीक है, 2:30 बजे आपकी क्लास शिक्षा शास्त्र की, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण, शाम को 7:15 पर बाल विकास होगी। ठीक है, तो सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।